एक मई 1770 दक्षिण पूर्वी जर्मनी के एंगलस्टार शहर से सटे घने जंगलों में आधी रात के सन्नाटे में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इस काली ठंडी रात में हुई बातचीत और इस सीक्रेट मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले आने वाले वक्त में यूरोप और पूरी दुनिया की तकदीर बदल देने वाले थे। कौन थे मीटिंग में मौजूद ये 5 लोग? क्या ये किसी सरकार के नुमाइंदे थे या ये कोई टेररिस्ट ग्रुप था? क्या ये क्रांतिकारी थे, चोरों गद्दारों का गुट, या फिर बुद्धिजीवियों की एक जागरूक टोली? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें कोई राजा है तो कोई रंक, कोई ऑपरेशर है तो कोई विक्टिम, कोई बस है तो कोई नौकर। जब से इंसान ने होश संभाला है, सत्ता यानी अल्टीमेट पावर के लिए वह हमेशा से एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होता चला रहा है। हजारों साल गुजर गए और इसी सत्ता के नशे के चलते ना जाने कितने लोग और देश बलि चढ़ गए हैं। आज ही की रोजमर्रा की आम जिंदगी में हम में से कितने हैं जो अपनी आंखों को खोलकर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये सत्ता, पावर, कंट्रोल और मैनिपुलेशन का गेम हमारे साथ आखिर खेल कौन रहा है? कोई तो है जो किसी बिग ब्रदर की तरह हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। आखिर कौन सी है यह अदृश्य अंधे की ताकत जिसके पास दुनिया को मैनिपुलेट करने की ताकत है? मैनिपुलेशन, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आखिर जनता ही तो करता धरता है। इंडिया के बाहरी क्यों, अपने देश के भीतर ही की आज़ादी से लेकर आज तक सत्ता, रिलीजन, जात पात और पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए जनता को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। सवाल सिंपल है कि हम जो देखते, सोचते, समझने और एवरीडे लाइफ गुजारते हैं, क्या यह हमारी अपनी नेचुरल सोच और तरीके हैं या फिर कोई है जिसने हमें मैनिपुलेट कर दिया है? इंसान की फितरत है ताकत को पाना, उसे आजमाना और उसे बरकरार रखना। और आज इस मॉडर्न ज़माने में जहां लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, उन पर भी कुछ ऐसी ताकतों का कंट्रोल है जो उनकी ज़िंदगी का रुख बदल डालने की या उन्हें मैनिपुलेट करने की ताकत रखती है। यह कहानी है एक ऐसी ही अदृश्य खुफिया ताकत की, एक ऐसी अनसीन इन्फ्लुएंस, एक ऐसी सेक्रेट सोसाइटी की जिसने न जाने कितने 100 सालों से, जी हाँ, कई 100 सालों से इस दुनिया में ऐसे कई कारनामे, ऐसी हैरत अंगेज सिचुएशंस को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप ये सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या असलियत में इस दुनिया में पावरफुल लोग या कोई ग्रुप या ओन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ग्लोबल स्केल पर मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्या वाकई हमारे बीच कुछ इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती है और करते भी है? तो कहाँ और कैसे यह हमारी ज़िंदगी पर असर करती है? ऐसी ही एक ग्लोबल और सुपर इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटी की असलियत में बयां करने जा रहा हूँ, जिसका इस दुनिया के सोशल पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ लोगों की पर्सनल लाइफ और सेंसेशनल असैसिनेशंस में भी हाथ माना जाता है। तो इस सोसाइटी का नाम है द इल्यूमिनाती। क्या है यह इल्यूमिनाती? क्यों इल्यूमिनाती को मैनिपुलेशन का गेम बताया जा रहा है? क्या सच में इल्यूमिनाती इतनी खतरनाक सीक्रेट सोसाइटी है? ऐसा क्या किया है इस इल्यूमिनाती ने? कौन सा इल्यूमिनाती का राज है? जानेंगे हमारे आगे की स्टोरी में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत। इसके काम, इसके कनेक्शंस, मंशा, इंटेंशन और ऑपरेशंस का जिक्र करना सख्त मना है। और जो भी यह करने की हिम्मत करता है वह अपनी जान जोखिम में डालता है। इसका खुलासा करना अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर है। पर फिर भी मैं आप सभी को इस सोसाइटी के हर उस राज को बताऊंगा जिससे आप और बाकी की दुनिया भी बेखबर है। इल्यूमिनाती के बारे में कई थियरीज और र्यूमर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। कहीं यह सुनने में आता है कि यह कोई बहुत बड़ा कल्ट ग्रुप है जो अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस और तौर तरीकों से चलता है, तो कहीं यह भी सुनने में आता है कि यह दुनिया की एक बहुत ही खुफिया लेकिन पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो दुनिया की इकोनॉमी, डेवलपमेंट, यहाँ तक कि कई देशों के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डिसीजंस को असर करता है। इस ग्रुप का कई हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और स्कैंडल में भी हाथ माना जाता है। तो आखिर क्या भला है ये इल्यूमिनाती? और क्या मैं और आप यानी कि आम इंसान इस खुफिया ग्रुप के मेंबर्स बन सकते हैं? आती जाती बातों, रिसर्च और अफवाहों के मुताबिक इस ग्रुप का मेंबर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। इससे जुड़ने के लिए कुछ आम शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है, जैसे कि बाकी सभी मेंबर्स की अनुमति, कैंडिडेट का एक रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ होना और लोगों के बीच अच्छा खासा रुतबा होना। ग्रुप में एक रैंकिंग सिस्टम भी है जहां जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वह सबसे पहले एक नोविस के तौर पर शुरू करते हैं, फिर एक लेवल ऊपर मिनोवल रैंकिंग हासिल करते हैं और फिर इसे भी सीनियर इल्यूमिनेटेड में मिनोवल का ओहदा हासिल करते हैं। इस तरह वैसे ही 13 और सीनियर रैंकिंग से गुजरते हैं, जिसके बाद आखिरकार वो इस खुफिया ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों? क्या इस ग्रुप के तरीके, रिचुअल्स, इंटेंशन हैरत अंगेज, डरावने या अजीबोगरीब है? रिचुअल्स यानी कि संस्कार या खुफिया ग्रुप अपने ही कुछ तौर तरीकों से चलता है जो कि ज़्यादातर अनसुने और अनकहे ही हैं, जैसे कि मेंबर्स कभी अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते,
लेकिन क्यों माना जाता है कि ग्रुप के अंदर रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से रिचुअल्स भी बदलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स को अपनी सारी किताबों की एक लिस्ट बनानी पड़ती है, साथ ही एक और लिस्ट जिसमें उन्हें अपनी सारी कमजोरी को बयां करना पड़ता है और अपने दुश्मनों के नाम भी बताने पड़ते हैं। इसके बाद एक नोविस को अपनी निजी दिलचस्पियों को त्याग कर समाज की मदद करने की कसम खानी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाती पूरी दुनिया को चल रही है। कहने का मतलब यह है कि आज कई देशों में हो रहे बदलावों के पीछे किसी खुफिया ग्रुप का हाथ है। हालांकि कई मेंबर्स ने फ्रीमिशन जैसे गुटों को भी ज्वाइन किया, लेकिन यह बात आम मानी जाती है कि इल्यूमिनाती अपने दम और अपने मंसूबों में काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि लोगों की जिंदगी के फैसले अब खुद लोग नहीं बल्कि द इल्यूमिनाती जैसी खुफिया सोसाइटी कर रही है? क्या हमारे डिसीजंस, कायदे कानून, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, मतलब हमारी लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में है? इसे समझने के लिए आपको मैं एक किस्सा बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मारिया नाम की एक औरत रहती थी, जो कि ज्यादातर एक ही कन्वीनियंस स्टोर से अपने घर का सामान यानी कि ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, मेडिसिन्स और बाकी चीजें खरीदा करती थी। एक दिन जब वह कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि सामने के सारे सेल्फ बेबी प्रोडक्ट्स से भरे हुए हैं। उन्हें यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन सेल्फ पर अक्सर फल और सब्जियां ही डिस्प्ले होती थीं। उस दिन के बाद जब भी मारिया स्टोर जाती तो उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स और मैटरनिटी यूटिलिटीज पर डिस्काउंट के कूपन्स ऑफर किए जाते हैं। मारिया का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था और उन्होंने एक प्रेगनेंसी किट खरीद ली, जिसके रिजल्ट देखकर वह बिल्कुल दंग रह गई, लेकिन डर भी गई। वहीं इस सुबह उनके पति जेम्स घर पर संडे के दिन आराम से टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक उनकी डोर बेल बजी। जब वह दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि इस कन्वीनियंस स्टोर की तरफ से उनके और उनकी पत्नी मारिया के नाम हैप्पी प्रेगनेंसी के ग्रीटिंग कार्ड के साथ साथ कुछ 70% डिस्काउंट कूपन्स भी आए हैं। जेम्स को लगा कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। जो मारिया घर लौटी तो जेम्स ने उन्हें डिस्काउंट कूपन्स और ग्रीटिंग कार्ड दिखाया, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। जेम्स इस बात से ज्यादा सरप्राइज्ड हुए कि प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था और वह प्रेग्नेंट है। मारिया को खुद इस बात से ताज्जुब हुआ कि उनके और जेम्स से पहले कन्वीनियंस स्टोर को उनकी यह पर्सनल बात आखिर पता कैसे चली। उन्होंने मैनेजमेंट से जाकर बात की तो परचेस रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई शक की खास बात सामने नहीं आई, सिवाय उस प्रेगनेंसी किट के। इसके बाद भी मारिया और जेम्स दोनों ने ही इस बात को एक मार्केटिंग का तरीका समझकर भुला दिया। कुछ दिन बाद जेम्स के ऑफिस में भी हैप्पी प्रेगनेंसी के पैकेज आने लग गए। अब बात स्टॉकिंग पर आ गई थी। कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहा था। पर कौन और क्यों? जेम्स एक कॉरपोरेट लॉ फर्म में सीनियर काउंसलर थे और वह ब्लैकमेलिंग के तरीकों से वाकिफ थे। रियल एस्टेट केस एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे थे, जिस पर करप्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के इल्जाम लगे हुए थे। जब उन्होंने थोड़ी बारीकी से केस की तफ्तीश की तो जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। जेम्स को पता चला कि उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खानदान के कई पीढ़ियां के तार एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिसका एक एलिट मेंबर उस कन्वीनियंस स्टोर के ब्रांड का मालिक था। बात साफ थी, या तो वह केस छोड़ दे या अपने बच्चे के होने की उम्मीद ऐसे वाक्यों के चलते इल्यूमिनाती के होने और आम लोगों की जिंदगी में उस जैसी सीक्रेट सोसाइटीज का इंटरफेरेंस साफ हो गया। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में हायरार्की यानी कि जनता को वर्गों में बांटने में इन खुफिया ग्रुप का काफी हाथ रहा है और ये हाथ खून से भी रंगे हुए हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि दुनिया भर की सरकारें हैं इन सीक्रेट सोसाइटी के जरिए लोगों की आइडियोलॉजीज बदलकर उन पर आज राज कर रही है। आज भी जब मैं इतिहास के पन्नों को बदलता हूं तो खुद से पूछता हूं कि अगर इल्यूमिनाती के फाउंडर प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट आज जिंदा होते तो क्या उनकी इस सोसाइटी का इस तरह रूल करना उन्हें अच्छा लगता? क्योंकि इल्यूमिनाती की नींव रखने के पीछे उनके दूसरे रीजंस थे। इस बात का जवाब मुझे जरूर इन्हीं इतिहास के पन्नों में मिलेगा। जब इल्यूमिनाती का जन्म हुआ साल 1776, जब दी इल्यूमिनाती का जन्म यूरोपीय देश जर्मनी के बावेरिया नाम के शहर में हुआ और ये अपने पहले दौर में 1785 तक कायम रहा। इसके मेंबर्स अपने आप को परफेक्ट बीलिस्ट कहते थे। यह ग्रुप मशहूर कानून के प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट के सिद्धांतों से प्रेरित हुआ, जो ज्ञान और ताकत का जोरों से प्रचार करते थे। वह धर्म के बजाय शिक्षा में अधिक विश्वास करते थे और इसे लोगों में बढ़ावा देना चाहते थे। उस समय जिस तरह यूरोप के कई देशों के लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया और उनकी आज़ादी दबाई जा रही थी, वह इस जबरदस्ती से नाखुश थे।
उस समय धर्म के नाम पर लोगों का शोषण और एजुकेशन और प्रोग्रेस पर धर्म के हावी होने के खिलाफ वह एक मुहिम छेड़ना चाहते थे, ताकि लोगों को एक नई प्रोग्रेसिव गाइडेंस मिल सके और वह तरक्की की ओर बढ़ सके, जिसे उन्होंने इल्यूमिनेशन का नाम दिया। इस खुफिया ग्रुप की पहली बैठक 1 मई 1776 को इंगोलस्टार्ट शहर के बाहर हुई। इस सीक्रेट मीटिंग में 5 लोग मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर इस ग्रुप के कायदे कानून बनाए। मकसद साफ और एक ही था, सरकारों को फैसला लेने पर मजबूर करना और मोनार्की यानी कि राजस्व और चर्च या धर्म का लोगों पर से काबू हटाना, यानी कि लोगों के हाथों में अपने फैसले खुद लेने के जज्बे और काबिलियतों को प्रमोट और इंस्पायर करना। उस जमाने के टाइम मशहूर थिंकर्स, फिलोसफर्स, रिफॉर्मरिस्ट, डॉक्टर, पॉलिटिशियंस, मीडिया के सेलिब्रिटी और बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों पर इल्यूमिनाती के मेंबर्स होने का शक साधा गया। लोगों को एक नई सोच, एक नई दिशा देने के लिए 1776 में प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट ने बावेरियन ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाती की शुरुआत की। यह कहना गलत नहीं होगा कि एडम ही इस सेक्रेट सोसाइटी के फाउंडिंग फादर थे। उनका मानना था कि यूरोप में उस सदी में इस सोसाइटी की शुरुआत चर्च के इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटर मेजर की तरह की गई थी। चर्च ने धर्म के अनुसार ऐसे कई संस्कार, रूल्स और रेगुलेशंस लोगों पर लागू किए थे जो आम जनता के साइंटिफिक थॉट, उनके उद्धार और खुशहाली के लिए एक अड़चन बन गए थे। इसीलिए एडम ने यूरोप के और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर इस सोसाइटी को शुरू किया था, जो लोगों की सोच और विचारों, पुराने ख्यालातों और संस्कारों को भुलाकर तरक्की की एक नई राह कायम कर सके। एडम ईसाई धर्म की जगह एक ऐसी नई सोच की शुरुआत करना चाहते थे जो लोगों के हित की बात करे। इल्यूमिनाती को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था और इसके रिप्रेजेंटेटिव बावेरिया राज्य के लगभग सभी शहरों में फैले हुए थे। इस मुहिम ने वक्त के चलते तेजी पकड़ी और एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर के तहत इसमें लोग एक दूसरे से सीक्रेट कोड्स के जरिए बातचीत करने लगे। अपने पीक पर यह सेक्रेट सोसाइटी यूरोप के बहुत बड़े इलाके में ऑपरेट करने लगी, जो कि यूरोप के वेस्ट में इटली से डेनमार्क और ईस्ट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक फैली हुई थी। उस जमाने में इल्यूमिनाती के कुछ नामी मेंबर्स में लिटरेचर के दिग्गज जोहानन गॉटफ्रीड वॉन हर्डर भी शामिल है। हालांकि किस हद तक वह इस सोसाइटी से जुड़े थे यह कहना मुश्किल है। इनके साथ ही एस्ट्रोनॉमर जोहानन बोर्ड राइटर, फ्रेडरिच निकोला फिलोसफर, फ्रेडरिच जैकोबी और मशहूर कवि फ्रेडरिच लियोपोल्ड और ग्राफ जो स्टोलबर्ग भी इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के नामी फिलोसफर फ्रांसिस बेकन का ताल्लुक भी इस सोसाइटी के साथ रहा। अगर ग्रुप के साइज की बात की जाए तो साल 1782 के आते आते इसमें कुछ 600 मेंबर्स जुड़ चुके थे, जिनमें जर्मनी के कई मशहूर और रईस लोग मौजूद थे, जैसे बैरन एडलवानिश जो पहले फ्रीमेसन्स के मेंबर भी थे, और उन्होंने इल्यूमिनाती की आइडेंटिटी, मंसूबों और तौर तरीकों को डेवलप करने में काफ़ी मदद की। अगले 2 साल यानी 1784 तक इस ग्रुप की मेंबरशिप 600 से बढ़कर 3000 हो गए। इसके अलावा यहाँ तक कहा जाता है कि महान जर्मन लेखक जोहानन वोल्फगैंग वॉन गोइथे ने भी इल्यूमिनाती को ज्वाइन किया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बात से हैरानी होती है कि इस खुफिया ग्रुप के टूट जाने की खबर के साथ ही इसके पर्दे के पीछे चलते रहने की खबरें चलने लगी। लोग इस बात को आज भी मानते हैं कि इस दुनिया के कई देशों को चलाने वाला ग्रुप और लोगों की सोच को बदलने वाला ग्रुप और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाती ही है। 1963 में प्रिंसिपिया डिस्कोडिया नाम का एक आर्टिकल छपा जिसने एक अल्टरनेट बिलीफ सिस्टम का प्रचार किया, जिसका नाम था डिस्कार्डिनिज्म। इस आर्टिकल में अफवाहों के जरिए क्रांति लाने और सिविल डिसोबीडियंस की मांगे की गई ऐसी सोच रखने वाले कुछ लोगों ने तो बाद में इल्यूमिनाती को कई हाई प्रोफाइल स्कैंडल के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, जिसमें तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या का भी आरोप था। वक्त के चलते इल्यूमिनाती कई अफवाहें से जोड़ा जाने लगा, जिसमें सैटनिज्म, विचक्राफ्ट और साइंस के द्वारा मैजिक का इस्तेमाल और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिश शामिल है। सोचने वाली बात है कि यह सब साल 1776 के पहले इल्यूमिनाती के कायदों से कतई मेल नहीं खाती थी। 18वीं सदी में इल्यूमिनाती के टूट जाने की खबरें जैसे ही फैलना शुरू हुई, साल 1797 में फ्रांसीसी पादरी एबी एगस्टिन वॉल ने यह सनसनीखेज दावा कर दिया कि इल्यूमिनाती और उस जैसी और सोसाइटीज़ ही फ्रांस में क्रांति लाने और तख्ता पलटने के लिए जिम्मेदार थे। यही नहीं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने एक लेटर में भी इल्यूमिनाती के खतरे के बारे में लिखा,
जिसने इस सीक्रेट सोसाइटी के वजूद को टूल दिया। साल दर साल किताबें और अखबारों में इस ग्रुप की निंदा की गई और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के इल्यूमिनाती के मेंबर होने की भी अफवाहें फैलने लगी। हाल ही के दौर में इल्यूमिनाती को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जमाने की कोशिशें के लिए ब्लेम किया जाता है, जिसमें दुनिया के कई मशहूर और रईस सेलिब्रिटीज जैसे कि म्यूजिक सुपरस्टार कपिल बेयोंसे और उनके पति जेसी, जिन्हें इस खुफिया ग्रुप का मेंबर माना जाता है। लेकिन इस पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी के तौर तरीके, खासकर इसकी खुफिया आइडेंटिटी को लेकर कई बातें भी की गई हैं। यह एक दिलचस्प बात है कि 1785 के बाद हमें बावेरियन इल्यूमिनाती के निशान काम ही मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद यह सीक्रेट सोसाइटी पर्दों के पीछे से मंसूबों को पूरा करने के लिए काम करती रही है। माना जाता है कि प्रोफेसर एडम वाइसहॉप के घर पर ही खुफिया बैठकें हुआ करती थीं। हालांकि यह सोसाइटी बनी तो थी खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके बारे में स्थानीय सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। एडम का यह सपना ज्यादा दिन तक साकार नहीं रह पाया, क्योंकि सन 1798 में कार्ल थियोडोर, जो कि बावेरिया राज्य के ड्यूक थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें चलाने और उनके मेंबर्स बनने पर मौत की सजा का कानून तक लागू कर दिया। साथ ही प्रोफेसर को दूसरे शहर भी भेज दिया गया था ताकि वह फिर से संगठन को बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद यह सोसाइटी कभी बंद नहीं हुई और आज भी चल रही है। प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट की लिखी एक किताब आज भी इंगोल्स्ताद शहर के म्यूजियम में रखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया सोसाइटी इल्यूमिनाती की शुरुआत के पीछे उनका मकसद क्या था। अब सवाल यह उठता है कि आग के बिना धुआं कैसे, मतलब इतने 100 सालों के बाद भी इल्यूमिनाती का वजूद बरकरार कैसे है? क्या यह वाकई है या सिर्फ कोई कंस्पायरेसी थियरी है? इल्यूमिनाती को महज अफवाह करार देना, नकार देना पूरी तरह से सही नहीं होगा। इतिहास के पन्नों को अगर हम खोल कर देखें तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में नाइट्स टेम्पलर जैसे सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप द्वारा वेटिकन चर्च के खिलाफ की जाने वाली मुहिम के सबूत हमें आज परखने के लिए आम मिल जाते हैं। खास करके यूरोप में कई हजार साल से चर्च और साइंस के बीच चल रही जद्दोजहद ने ऐसे कई खुफिया ग्रुपों को जन्म दिया। पर वह सब आए और चले गए, तो क्या इल्यूमिनाती को कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ खड़े किए गए एक क्रांतिकारी ग्रुप की तरह समझा जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसे, कनेक्शंस और असले की कमी नहीं? आज इंटरनेट के आ जाने के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो इल्यूमिनाती को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे क्या यह सोसाइटी वाकई लोगों यानी कि आम जनता की भलाई, एक फ्रेश और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस लाने की ओर काम कर रही है, या जिस तरह जनता को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है उसी तरह का मैनिपुलेशन इल्यूमिनाती भी कर रही है? अगर यह सोसाइटी लोगों की भलाई के लिए खुफिया तौर पर काम कर रही है तो इसके हाथ खून से क्यों रंगे हुए हैं? क्यों इस पर हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और वाइट कॉलर क्राइम के इल्ज़ाम लगाते आए हैं? लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा सवाल है कि साल 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। यह वही साल है जब इल्यूमिनाती का जन्म हुआ, तो क्या इल्यूमिनाती के पैर हमेशा से पॉलिटिक्स में धंसे हुए थे? ये सवाल पॉलिटिक्स और इल्यूमिनाती के रिश्ते का प्रचार बखूबी ढंग से करते हैं। पॉलिटिकल और सोशल चेंज में इस सीक्रेट सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर के करेंसी नोट पर भी इस सीक्रेट ग्रुप के लोगों का होना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। द इल्यूमिनाती अपने आप में एक कैंडल्स मिस्ट्री है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कोई तो है जो कि ताकतवर है और पूरी दुनिया पर नज़र रखे हुए हैं और उसके किए हुए फैसले आए दिन दुनिया की तकदीर बदलते रहते हैं। फिर चाहे वह जंग की सूरत में हो या इकोनॉमी या फिर डिप्लोमेसी के तौर पर, इस बात से कोई अनजान नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक तमाम लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाने पर आमादा कर दिया। ऐसा मानना है कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दरअसल यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज़ के ताकतवर मेंबर्स की ही चाल थी, जिससे नाजी जर्मनी पूरी दुनिया पर राज कर सके। गौर करने की बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी भुखमरी की कगार पर आ गया था, क्योंकि उस पर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए थे। इसके कुछ चंद सालों में ही जर्मनी का अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रूस तक को चैलेंज करना इस बात का सबूत है कि हिटलर अपने खूनी मंसूबों में अकेला नहीं था। ताकत के नशे में चूर वह एक ऐसा लीडर था जिसके सिर पर उसके असली आकाओं का हाथ था। क्या यह आका कोई सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है? क्या इसके पीछे भी इल्यूमिनाती का ही हाथ था?
अगर इतिहास में जाकर देखें तो बवेरियन ऑर्डर ऑफ दी इल्यूमिनाती की शुरुआत जर्मनी के ही बवेरिया राज्य में बसे इंगोल्स्टदत शहर में हुई थी। 18वीं सदी के आते आते कई कंस्पायरेसी थ्योरिट्स जैसे कि स्कॉटलैंड के फिजिसिस्ट जॉन रॉबिन्सन और फ्रांस के पादरी अगस्टाइन बैरल ने इल्यूमिनाती पर शक का इजहार करते हुए यह कहा कि यही सीक्रेट सोसाइटी फ्रांस में हुए तख्ता पलट और उसके बाद हुए खून खराबे और दंगों के पीछे थे। इल्यूमिनाती और उसके मेंबर्स पर टेररिस्ट होने तक का इल्ज़ाम लगाया गया, जो कि लोगों में उग्रवादी सोच फैला रहे हैं ताकि एक अधर्मी समाज कायम हो सके। 19वीं सेंचुरी में इल्यूमिनाती द्वारा की जाने वाली कंस्पायरेसी के डर ने यूरोप के अमीर तबके के लोगों के बीच काफ़ी बेचैनी पैदा कर दी थी और उन्हें ताकतवर और नामी लोगों के रिएक्शंस ने ही 1848 में क्रांति को अंजाम दिया। 20वीं सदी में फास्टेस्ट प्रोपेगेंडा के चलते एक बार फिर इल्यूमिनाती के इन्वॉल्वमेंट की खबरें आने लगी। ब्रिटेन के हिस्टोरियन नेस्ता हलन वेबस्टर और अमेरिका सोशलाइट एडिट स्टार मिलर इल्यूमिनाती के कारनामों के बारे में नहीं अफवाह फैलाई, बल्कि उन्होंने दावा भी किया कि यह एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो कि यूरोप के ज्यूज का सपोर्ट करती है। वही ज्यूज जो कि दुनिया की इकोनॉमी के साथ साथ सोवियत रूस को भी चलाते थे ताकि वह दुनिया को दो गुटों में बांट कर राज कर सके। अमेरिका के ही जेरल बेटन विनरो के साथ ही दूसरे और थियरिस्ट्स का मानना था कि 1910 के दशक के क्रिश्चियन मूवमेंट के दौरान, जिसमें राइट विंग के नुमाइंदों के साथ साथ जॉन बर्ट सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, कई लोगों ने इल्यूमिनाती पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हाई सोसाइटी के थिंक टैंक्स दरअसल इल्यूमिनाती की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके जरिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा सके, जिसका मतलब पूरी दुनिया पर एक ही सरकार का राज होगा। अमेरिका और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पन्नों में ऐसे और भी दिल दहला देने वाले राज हैं जिन पर से आज तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। नवंबर 22, 1963 की सुबह, जब कैनेडी का प्रेसिडेंशियल कॉनवॉय है डल्लास शहर पार्कलैंड हेल्थ से गुजर रहा था, तो उस वक्त एक लॉन्ग रेंज राइफल से फायर की गई। गोली ने प्रेसिडेंट की जान ले ली। यह दुनिया के सबसे सनसनी से वाक्य में से एक था, जिसे दुनिया के हर अखबार, रेडियो स्टेशन और न्यूज़ स्टूडियो ने रिपोर्ट किया था, जहां एक कातिल ली हेवी ऑसवाल्ड के पकड़े जाने का सबूत साफ सामने आया है। वही अल्टरनेट थियरीज यह भी कहते हैं और दावा करते हैं कि उस दिन उस प्लान में एक नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल थे। जैसा कि कई फोटोज और वीडियो में देखी गई, एक मिस्टीरियस औरत जिसे देबाबूस्का लेडी के नाम से आज जाना जाता है, उस दिन उस वक्त प्रेसिडेंशियल कॉनवे के इतने नज़दीक यह औरत हाथ में कैमरा लिए हुए गुजरते हुए प्रेसिडेंट की फ़ोटो लेते देखी जा सकती है। वहीं सड़क की दूसरी ओर एक पेड़ के पीछे एक और इंसान छिपकर खड़ा देखा जा सकता है। तब से लेकर आज तक इन दोनों पर शक किया जाता है कि यह किसी सीक्रेट सोसाइटी के ही मेंबर्स थे। मज़ेदार बात यह है कि उस दिन के बाद इन दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। क्या यह कोई इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और अमीर लोग थे जिन्हें प्रेसिडेंट के कॉनवॉय के इतना नज़दीक खड़ा होने की इजाज़त दे दी गई? अगर हाँ, तो इजाज़त किसने दी और क्यों दी? ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की ट्रेजरी पर इल्यूमिनाती का कंट्रोल था और कैनेडी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के कारण इल्यूमिनाती की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी और इसीलिए उनकी हत्या करवा दी गई। कई लोग यह भी मानते हैं कि सोवियत रूस के साथ उनका तनाव और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के चलते एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए उनका पॉलिटिकल मर्डर करवाया गया। इसके अलावा अगर हम एडोल्फ हिटलर के बारे में ही और डिटेल्स हासिल करें तो ज़्यादातर लोग हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों यहूदियों के कत्ल का जिम्मेदार मानते हैं, जो कि सच भी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिटलर की भी कामयाबी के पीछे यूरोप की सीक्रेट सोसाइटी का हाथ था। इस बात में कोई शक नहीं कि जातिवाद हिटलर के लिए एक अहम मुद्दा था, जिससे इस्तेमाल करके उसने जर्मनी के लोगों को मैनिपुलेट किया। क्या यह मैनिपुलेशन किसी सीक्रेट सोसाइटी ने ही किया था? यह एक जायज़ सवाल है, क्योंकि हिटलर आखिरकार के इंसान ही तो था, जो बिना किसी स्पोर्ट कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस के यह सब अचीव नहीं कर सकता था। एक तरफ से देखा जाए तो नाजी पार्टी के विचारधारा के पीछे तख्ता पलट ही था, जो उसके तौर तरीकों में एक ग्लोबल इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप की तरफ इशारा करता है। हमारे भारत में ही अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी और कई ऐसी खुफिया गुटों के होने की सच्चाई है, जिन्होंने लोगों की पुरानी सोच को बदलने और तख्ता पलट करने के लिए जीते तोड़ कोशिशें की है, मगर यह कभी सीक्रेट नहीं बना रहा। इल्यूमिनाती का वर्चस्व सिर्फ पहले के वक्त में ही बना हुआ नहीं था, बल्कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके हाथों का सिग्नेचर मूवमेंट थियरिस्ट के लिए उन्हें इल्यूमिनाती का मेंबर घोषित करने के लिए काफ़ी था।
कुछ का तो यह भी मानना है कि अमेरिका का हर एक प्रेसिडेंट अपना पद संभालने पर इल्यूमिनाती का मेंबर बन जाता है। वहीं कई लोग यह भी मानते हैं कि ट्रंप एक बहुत ही पावरफुल माइंड कंट्रोलर है। खैर, कंस्पायरेसी थियरीज हो या सच्चाई, इस बात में कोई शक नहीं कि इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटी बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों से बनी है, जिनमें चेंज मेकर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनैलिटीज़ के शामिल होने का दावा लोग करते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इल्यूमिनाती ने सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही अपना कंट्रोल नहीं बनाए रखा, बल्कि मीडिया वर्ल्ड भी उसके इस कंट्रोल से अछूता नहीं रहा। वक्त तेजी से बदलता है और इल्यूमिनाती ने भी इसका भरपूर फायदा उठाकर पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस, यहाँ तक कि मीडिया में भी अपनी छाप छोड़ने शुरू कर दिए। हिप हॉप सीन में भी इल्यूमिनाती के सिंबॉलिज्म को खुलेआम देखा जाने लगा। लोग पूछने वालों की कहानी लीजेंडरी रैपर टूपैक का खून भी इसलिए तो नहीं किया गया क्योंकि उसकी आने वाली एल्बम का टाइटल इल्यूमिनाती था। इस तरह की बातों ने थॉयरिस्ट के बीच साल 2000 के बाद और टूल पकड़ा, जब अचानक ब्लैक म्यूजिक आर्टिस्ट दुनिया भर में नाम, शोहरत और पैसा कमाने लगे। कईयों को लगा कि यह सब वाइट सुप्रीमेसी सोसाइटी इल्यूमिनाती के हाथों बिक गए हैं। इसके साथ ही जय-जी, बेयोंस, लेडी गागा और साथी और स्टार्स ने जब इल्यूमिनाती के सिंबल को अपनाना और दर्शाना शुरू कर दिया, तो यह अफवाहें सच में बदल गई। म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल ग्लोबल सुपरस्टार मानी जाने वाली बेयोंस ने एक बार कहा, यह उल हेट इस कोनी विथ ठाट इल्यूमिनाती मिस। यह शब्द बेयोंसे ने अपने एक गाने की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कहे, जिसके बाद इंटरनेट पर इल्यूमिनाती के खौफ ने तूल पकड़ लिया। इल्यूमिनाती का महज जिक्र लोगों में शक पैदा करने के लिए काफ़ी था कि वह अपने इल्यूमिनाती का मेंबर होने के राज को झूठलाने की कोशिश कर रही है। लोगों ने बेयोंसे से पर कई सवाल उठाए, जैसे कभी उनसे सिर्फ एक मजाक कर रही थी। क्या यह सीक्रेट सोसाइटीज़ में विश्वास करने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए एक मैसेज था, या फिर क्या बेयोंसे ने म्यूज़िक के ज़रिए यह स्वीकार किया कि वह खुद भी किसी सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर है? इतना ही नहीं, बेयोंसे के पति और रैप म्यूजिक लीजेंड जे-जी का अपनी परफॉर्मेंस में कई बार हाथों से रोक नेशन का सिंबल हाथों के इशारों से दर्शाना, उसे बनाकर पोस्ट करना फैंस और इंटरनेट पर मौजूद थ्योरिस्ट को इस बिलियनियर सुपरस्टार कपल का किसी सीक्रेट सोसाइटी के साथ जोड़ने पर मजबूर कर देता है। हालांकि बेयोंसे ने खुद यह जाहिर किया कि उनके और जय-जी के ऐसी कोई खुफिया ताल्लुकात नहीं है, मगर थ्योरिस्ट हमेशा उन जैसे और उनके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज़ पर एक कड़ी नज़र रखते हैं। इसलिए उनके पास ऐसे कई सबूत मौजूद होते हैं जिनसे वह यह प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, मीडिया इंडस्ट्री में कई सिलेबस इल्यूमिनाती के मेंबर है। जैसे जे-जी ने इल्यूमिनाती की ओर इशारा करते हुए 2010 में रिक रॉक्स के साथ एक ट्रैक रिलीज किया। उसका नाम था फ्रीमेशन, जो कि काफ़ी दिलचस्प बात थी। उसमें यह बोल शामिल थे, आई सैड आई वॉज अमेजिंग नोट दैट आई एम मेशन एंड आई एम रेड हॉट आई एम ऑन माई थर्ड सिक्स बट ए डेविल आई एम नॉट। लेकिन जे-जी की इन र्यूमर्स को नकारने की कोशिश ने इस बात को और टूल देने का ही काम किया कि उनके इल्यूमिनाती के साथ गहरे ताल्लुक है। मैडोना को कौन नहीं जानता, 50 साल से ग्लोबल म्यूजिकल सुपरस्टार रही। मैडोना का भी नाम इल्यूमिनाती के साथ शायद इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि 2014 में उन्होंने अपनी एल्बम रिबेल हार्ट में एक ट्रैक इल्यूमिनाती के नाम से भी गया। इट्स लाइक एवरीवन इन थिस पार्टी शाइनिंग लाइक द इल्यूमिनाती। इन शब्दों के साथ मैडोना का इस सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र क्या सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह ही देख जानी चाहिए, या क्या मैडोना भी इल्यूमिनाती की मेंबर है? मैडोना के लिए ऐसे सवालों ने लोगों के दिल में घर कर लिया, मगर जवाब किसी को नहीं मिला। पर कहते हैं ना कि कभी कभी सच सामने होता है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर सकते। मैडोना और इल्यूमिनाती के बीच की कंस्पायरेसी भी ऐसे ही सच से ढकी हुई थी। कुछ साल पहले अमेरिकन म्यूजिकल सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट जब अपना अवार्ड लेने स्टेज पर चढ़ी कान्ये वेस्ट, जो कि खुद भी एक मशहूर पॉप स्टार है, वह अचानक स्टेज पर पहुंच गए। उन्होंने बड़ी स्विफ्ट ली, स्विफ्ट के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और यह ऐलान कर दिया कि इस अवार्ड की असली हकदार दरअसल बेयोंसे है। देखने, सुनने और समझने वाले फैंस को तो कान्ये की इस बचकानी हरकत पर काफ़ी गुस्सा आया, जो उन्होंने इंटरनेट मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जाहिर भी किया। लेकिन थेरस्थिस्ट का यह मानना था कि क्योंकि बेयोंसे और उनके पति रेप सेंसेशन जे-जी दोनों ही इल्यूमिनाती के मेंबर्स हैं, इसलिए यह इसका खुफिया ऑर्गेनाइजेशन का तरीका था टेलर स्विफ्ट को एक मैसेज पहुंचने का। अब तक हम कुछ एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के इल्यूमिनाती के साथ कनेक्शंस को परख रहे थे, लेकिन इनके अलावा खेलकूद के स्टार को भी इल्यूमिनाती के साथ जोड़ा गया है।
बास्केटबॉल के सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स भी इस लिस्ट में शामिल है। नंबर 6 की जर्सी। अगर थ्योरी थ्योरिस्ट लिए बड़ा हिंट नहीं है तो उनके जेजी के साथ गहरी दोस्ती और उनके ट्रायंगल वाली मशहूर टी शर्ट इस बात की गवाह है कि उन्हें लेकर अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर थ्योरिट्स की अफवाह हो और क्लेम्स को चैलेंज करती किम कार्दाशियन जैसी सेलिब्रिटीज़ भी है जो मीडिया को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर है। उन्हें लेकर यहाँ तक अफवाह है कि वह जादू टोना करती है और उनके पति कान्ये वेस्ट इसमें उनका साथ देते हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन इन सब न्यूज़ के चलते किम के कैरियर ने भी ऊंचाइयां पकड़ ही ली थी, क्योंकि वह कहते हैं ना कि अन्य पब्लिसिटी इस गुड पब्लिसिटी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए किम और कुछ और सेलिब्रिटीज़ ने इल्यूमिनाती को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन वह सच में इल्यूमिनाती से जुड़े हुए हैं या नहीं, यह बात आज भी लोगों के बीच क्लियर नहीं हो पाई है। खैर, किम कार्दाशियन और बेयोंसे के अलावा सिलेबस की लिस्ट में एक ऐसा नाम भी आज तक जुड़कर आता है जिसके पीछे की कंट्रोवर्सी भी बहुत अलग है। यह नाम है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन को भी इल्यूमिनाती ने अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की और आज उनकी डेथ का रीज़न भी बहुत से लोग इल्यूमिनाती को ही ठहराते हैं। सक्सेसफुल करियर में दुनिया भर में टूर्स की है और दुनिया के वह सबसे पहले म्यूजिकल बिलियनियर भी बने, करोड़ों का उन्होंने दिल जीता और सबके फेवरेट म्यूजिकल सुपरस्टार बने। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के लगभग हर एक घर में जैक्सन का कम से कम एक पोस्टर तो दीवार पर होता ही था, तो जहां शायद ही ऐसा कोई हो जिसने उनका नाम ना सुना हो। वहीं उन्हें लेकर कई कंस्पायरेसी थियरीज चली जो आज भी कायम है। कुछ मानते हैं कि वह अपने शोहरत और कामयाबी के कारण इल्यूमिनाती के मेंबर थे, तो कई औरों का मानना है कि वह इस सीक्रेट सोसाइटी के कई खुफिया राज जानते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस बात की पुष्टि उन्हीं के कुछ गानों में देखने को मिलती है, जिनके लिरिक्स इनडायरेक्ट इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटी के काम करने के अंदाज को ही अपोज करते हैं। जैसे उनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है दी डोंट केयर अबाउट अस। अगर आप इन लिरिक्स को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है ऑल आई वांट टू से स्टार्ट दे डोंट रियली केयर अबाउट उस डोंट वरी व्हाट पीपल साइबे नो द ट्रुथ ऑल आई वांट टू से स्टार्ट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस इनफ इज इनफ ऑफ दिस गार्बेज ऑल आई वांट टू से स्टार्ट दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह बोल आपने सुने ही ना हो। यह बोल सिर्फ बोल नहीं बल्कि आज इमोशन बन चुके हैं, एक जज्बा बन चुके हैं। अमीर गरीब के बीच की दूरी जुर्म और साजिश और बर्बर सरकारों और ताकतवर एजेंसीज और सीक्रेट ग्रुप का लोगों की फ्रीडम को दबाने की कोशिशें के खिलाफ। जब किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ने इस गाने को रिलीज़ किया तो दुनिया भर में सुपरहिट होने के साथ ही ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गया। इस गाने में माइकल सिस्टम के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की बात कर रहे हैं। मुहिम अपने अधिकारों को प्राप्त करने की, पूरी तरह से किसी भी सरकार के कंट्रोल से आज़ादी पाने की और अपनी टर्म पर जिंदगी को जीने की। लेकिन ऐसा गाना उन्हें लिखने और रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? यह बात जाहिर है कि जैक्सन की मौत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के ओवरडोज के कारण हुई, लेकिन उनके परिवार का मानना है कि उनका कत्ल हुआ था। जैक्सन की इकलौती बेटी पेरिस ने कहा कि किंग ऑफ पॉप की हार्ट अटैक से हुई मौत दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। अगर यह सच है तो इसमें कितनी सच्चाई है और कोई माइकल जैक्सन का खून क्यों करेगा? थ्योरिस्ट के बीच यह आम बात है कि उनका इल्यूमिनाती के बारे में बहुत सारे राज जानना उनकी जान के लिए खतरा बन चुका था। लोगों के बीच यह बात भी मशहूर है कि इल्यूमिनाती का मेंबर बनने के लिए अपने पर्सनल असेट्स, जज्बात और यहाँ तक कि अपने चाहतों को छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा माइकल जैक्सन की कब्र पर कई फैंस और फॉलोअर्स ने कई तरह की आखिरी ट्रिब्यूट पेश की, जिनमें ट्रायंगल स्टार ONF डेविड, जो कि इल्यूमिनाती का साइन माना जाता है। उनमें से एक फ़ैन के मुताबिक जैक्सन इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और वह इसे छोड़ देना चाहते थे और इसीलिए उनका कत्ल कर दिया गया। इस फ़ैन ने यह भी बताया कि जैक्सन की मौत पर उनके बंगले नेवरलैंड रैंच में कई ऐसे इंसिडेंट हुए जो इस बात को टूल देते हैं कि जैक्सन एक दूसरी ड्यूल सीक्रेटिव जिंदगी भी जीते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनकी मौत की सुबह उनके घर पर कई अनमार्क्ड काली गाड़ियों को आते जाते देखा गया और जो लोग इनसे उतरे उन्होंने कोई ख़ास यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी और इन सभी लोगों के हाथों में कई कागज़ और दस्तावेज थे। इसके बाद फ़ैन ने बताया कि पुलिस के आने पर उन्होंने यह बताया कि यह इल्यूमिनाती की टीम थी जो नेवरलैंड रैंच से वह सभी दस्तावेज जमा करके ले जा रही थी जो जैक्सन को उससे जोड़ सके। इल्यूमिनाती के ऐसे कौन से राज थे जैक्सन को पता थे? वह अपनी ज़िंदगी इतनी प्राइवेटली क्यों जीते थे? नेवरलैंड रैंच अपने आप में ही काफ़ी स्कैंडल्स रहा है और जैक्सन के निजी लाइफस्टाइल को भी
काफ़ी शक की नज़रों से परखा गया है। क्या नेवरलैंड रैंच एरिया 51 की तरह कोई टॉप सीक्रेट लोकेशन थी? क्या इल्यूमिनाती की खुफिया मीटिंग्स यहाँ होती थी? ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जिसकी वजह से जैक्सन इल्यूमिनाती से पीछा छुड़वाना चाहते थे? तो क्या यह बात सच है कि जो कोई भी इल्यूमिनाती को छेड़ने की हिम्मत या गुस्ताखी करता है उसका एक ही अंजाम होता है? मौत। इन सब सवालों के बीच एक और खुलासा यह भी हुआ था कि जैक्सन अपनी आखिरी सांस तक बहुत कर्ज में डूबे हुए थे और यह कर्ज इल्यूमिनाती का ही था, और इसीलिए जैक्सन ने खुद अपनी मौत का सीन क्रिएट किया, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि वह मर चुके हैं, जबकि वह अभी एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर आज भी जिंदा है। वैसे इस बात से मशहूर पॉप ग्रुप दी बीटल्स के बारे में भी एक अफवाह याद आती है कि लीड सिंगर पॉल मक्कार्टनी की दरअसल 1960 में मौत हो चुकी थी, लेकिन इल्यूमिनाती के साइंटिस्ट की टीम ने उन्हें क्लोन करके वापस जिंदा कर दिया। कई लोगों का यह भी मानना है कि माइकल जैक्सन अपने गानों ब्लैक और वाइट और दे डोंट रियली केयर अबाउट उसके जरिए इल्यूमिनाती को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। उनके एक म्यूजिक वीडियो में एक कार पर 666 नंबर पेंट किया हुआ मिलता है, जिसे बम से उड़ा दिया जाता है। 666 एक और जातिवादी और रंगवादी सोसाइटी क्लू क्लक्स क्लैन की निशानी थी, जो कि काले और भूरे लोगों पर अत्याचार और उन्हें गुलाम बनाए रखने में यकीन रखती थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन माइकल जैक्सन की मौत हुई, उस दिन एक्ट्रेस सरा फॉसेट और रॉकस्टार स्काई सेक्शन की भी मौत हुई, जो माइकल के विचारों से सहमत है। जब हम उस डेट 25 जून 2009 को ऐड करते हैं तो नंबर 6 आता है, और अगर फॉसेट और सेक्शन को इसमें जोड़े तो 666 बनता है। तो क्या इसका यह मतलब बनता है कि इल्यूमिनाती ने ही जैक्सन की सांसें रोक दी? जैक्सन की मौत इससे और भी आगे जाती है, क्योंकि कई लोग उनकी शहादत के वक्त उन्हें देखने गए। उन्होंने यह रिपोर्ट किया कि उनके ताबूत खाली था और उसके पास कई ट्रायंगल्स रखे हुए थे, जो कि इल्यूमिनाती का चिन्ह है। कई ऐसा भी मानते हैं कि उन्होंने अपने म्यूजिक के जरिए जितना भी कमाया, उससे वह आज साउथ अमेरिका के चिली देश में अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहे हैं। खैर, इल्यूमिनाती को आज दुनिया को खुफिया तरीके से कंट्रोल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा और समझा जाता है, जो वर्ल्ड अफेयर्स पर पूरी तरह से काबिज है, क्योंकि उसका मकसद दुनिया में फिलहाल पहले क्रिश्चियन ऑर्डर के बदले एक नास्तिक और साइंटिफिक समाजवादी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना है। आज की इस सोच की नींव सबसे पहले 1991 में इवेंजलिस्ट पेट रॉबर्टसन ने अपनी किताब दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में डाली, और अपनी काल्पनिक कहानियों में लेखक उम्बेर्तो इको की 1988 में ए नोवेल फॉर कॉल्स पेंडुलम, और हाल ही में नॉवलिस्ट डेन ब्राउन की मशहूर कहानी, और हॉलीवुड के डायरेक्टर रॉन हावर्ड की उसकी फिल्म एडॉप्शन 2009 की फिल्म एंजल्स एंड डेमोन्स में भी देखा गया, जहां एक तरफ कई सेलिब्रिटीज की साइन लैंग्वेज गेस्चर्स, उनके गानों में इल्यूमिनाती का जिक्र इस बात का सबूत माना गया है कि यह खुफिया ग्रुप इंसान की जिंदगी के हर पहलू पर पर्दे के पीछे से नजर रखे हुए हैं। वहीं इस सोसाइटी का ऑनफिशियल लोगो या चिन्ह इसकी ताकत, मंशा, ऑपरेशंस और कनेक्शंस को साफ साफ दर्शाता है। इसे IONF प्रोविडेंट भी कहते हैं। एक ट्रायंगल के पीछे से आपकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे ताकती है जैसे कि आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर वह नजर रखे हुए हैं। कहने को तो यह एक बहुत ही सिंपल पोर्ट्रायल है, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी के नोट में भी हमें दिखता है। लेकिन इस सिंपल से लोगों का दुनिया भर में इतना खौफ कैसे फैल गया? क्या राज है इल्यूमिनाती के इस मिस्टीरियस लोगो का, जिसे द आई का प्रोविडेंस के नाम से भी जानते हैं? क्या है कहानी इस लोगों की? चलिए जानते हैं। जब से इंसान ने होश संभाला है, कई कबीलों, ग्रुपों और सरकारों ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन यानी कि खास आइकॉन का इस्तेमाल किया है, जैसे कि सल्तनत का झंडा, बदन पर कोई निशान या और भी बहुत कुछ। लेकिन शायद ही कोई दूसरा ऐसा लोगो होगा जिसने 20वीं सदी में इतनी क्यूरियोसिटी जनरेट करने के साथ साथ इल्यूमिनाती के बारे में कई अफवाह है, शक और स्कैंडल को जन्म दिया हो। आई का प्रोविडेंस फ्रीमेशंस के साथ जोड़ा तो जाता ही है, लेकिन उसे खास तौर पर इल्यूमिनाती की पहचान माना गया है। एक ऐसा सीक्रेट एलीट ग्रुप जो अंधेरों में रहकर दुनिया की तकदीर लिखता है। द आई का प्रोविडेंस कंस्पायरेसी थियरीज के लिए एक मौका था। पर्दे के पीछे चल रहे ग्लोबल चेंज को पब्लिक डोमेन्स में डिस्कस करने का, इस लोगों को समझने का एक पर्सपेक्टिव। यह भी सामने आया है कि यह एक तरीका है खुली भीड़ में छिपने का। लेकिन कौन है वह लोग जो भीड़ में छिपकर इतनी ताकत रखते हैं? जाहिर है कि वह पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिक कनेक्ट चंद ताकतवर लोग हैं, जो बिना सामने आए अपने काम को बहुत शातिर तरीके से अंजाम देते हैं। मगर इंटरनेट के ज़माने में अपने सीक्रेट्स को
सीक्रेट्स ही रखना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट के आते ही यह बातें होने लगी कि एक ऐसा टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहता है और जिसका हिस्सा दुनिया के कई लीडर्स, इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स, डेवलप्ड देश की सरकारें, सेलिब्रिटीज़ और बिजनेस की दुनिया के रईस और ताकतवर लोग हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही तस्वीर हमें यूएस के करेंसी नोट्स में भी दिखती है। तो क्या इल्यूमिनाती इतना इन्फ्लुएंशियल है कि वह अमेरिका जैसे देश की सरकार और इकोनॉमी दोनों को कंट्रोल करता है? इस तरह के कई पोस्ट, सवाल और शक इंटरनेट पर हजारों लोगों ने जाहिर किए हैं। मगर अभी भी सवाल यह है कि क्या इल्यूमिनाती वाकई एक एलिट, ओनल, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटी है? अगर दुनिया भर में सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस और बिजनेस वर्ल्ड के फेमस लोगों को देखें तो कई बार उन्हें शक के दायरे में लाकर खड़ा किया जाता है। क्या ताल्लुक है सेलिब्रिटीज़ का इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ? इसके जवाब में ब्रिटिश मीडिया चैनल बीबीसी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि दी आई का प्रोविडेंस दरअसल एक क्रिश्चियन सिंबल था जो कि 16वीं सदी में भगवान को दर्शाने का एक आर्टिस्टिक तरीका था। इस पर 18वीं सदी आते आते कई नज़रिए और शक पैदा होने लगे, लेकिन इस तस्वीर का सबसे मशहूर वर्जन 1975 में सामने आया जब इसे दी आई इन द पिरामिड नाम के पब्लिकेशन में एक मेसोनिक सिंबल की तरह दिखाया गया। ऐसा माना जाता है कि जहां एक और वर्टिकल ने इस तस्वीर का इस्तेमाल पूरी तरह से छोड़ दिया, वही आज भी यह कैथोलिक चर्च में देखा जा सकता है। एक तरफ यह देखा और समझा जाए तो दी आई का प्रोविडेंस का यूएस डॉलर के नोट पर होना अजीब सा लगता है। एक आंख है जिसका कोई शरीर नहीं है, तो क्या इसका यह मतलब है कि इसकी पहुंच कहीं तक भी जा सकती है? क्या यह कोई बिग ब्रदर है या कोई कल्ट जो आपकी हरकतों पर 24 घंटे नजर रखे हैं? वैसे पॉप कल्चर में जिम कैरी की एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की फिल्म दी ट्रूमैन शो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर तब तक करता है जब तक उसे सिस्टम में एक क्रैक नजर आ जाता है। उसके बाद उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे यह पता चलता है कि उसके सबसे जिगरी दोस्त और यहाँ तक कि उसकी अपनी बीवी भी एक ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत महज अपने रोल प्ले कर रहे हैं। वह बचपन से अब तक एक रियलिटी शो का हिस्सा था और उसकी हर एक हंसी, अचीवमेंट, लॉस, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दोस्तियां, सब पर 24 घंटे 365 दिन नजर रखी जा रही थी। यह सोचकर सवाल जरूर उठना है कि क्या ऐसी फिल्म, आर्टिकल्स और पॉप कल्चर का इशारा ऐसे ही किसी जो कंट्रोलिंग सिस्टम की ओर है? इन बातों को हवा कुछ ऐसे ही इंसिडेंट से मिलती है जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाने के लिए गिने जाते हैं। जैसे जनवरी 20, 2021 उस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की फॉर्मल प्रेसिडेंशियल ऑथ टेकिंग सेरेमनी होती है, जहां दुनिया भर के कैमरास पर यह देखा जाता है कि उन्होंने ऑनऑफिशियल स्वीरिंग के दौरान फॉर्मली इस्तेमाल की जाने वाली कैथोलिक बाइबल की जगह अपनी पर्सनल फैमिली बाइबल पर हाथ रखकर देश के प्रति सेवा की कसम खाई। उनके इस फैसले ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और शक को फैला दिया। दुनिया भर में लोग ये पूछने लगे कि कहीं जो बाइडेन का ताल्लुक में मिसोनिक ऑर्डर या इल्यूमिनाती से तो नहीं। इन अफवाह और शकों का कारण यह भी था कि यह बाइबल दरअसल बाइडेन के खानदान में 19वीं सदी से अपनाई जा रही थी, जिसे डुए राइम्स एडिशन के नाम से भी जाना जाता है। यह एडिशन अंग्रेजी बोलने वाले रोमन कैथोलिक अपनाते हैं और इसी कारण बाइडेन के इल्यूमिनाती के साथ ताल्लुक रखने की बातें फैलने लगी। इस एडिशन के कुछ वर्जन की सबसे खास बात है आई ऑफ प्रोविडेंस। एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा लोगो जिसे देखकर कई लोगों के मन में इल्यूमिनाती को लेकर शक पैदा होता है। जैसे कि इस तस्वीर में एक आंख को एक त्रिकोण या ट्रायंगल के बीचों बीच ऐसे दर्शाया गया है जैसे कि वह पूरी दुनिया पर अपनी नज़र गड़ाए हो। इस तस्वीर को कई सदियों से मिसोनिक ऑर्डर और इल्यूमिनाती का लोगो माना गया है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि द IONF प्रोविडेंस एक क्रिश्चियन सिंबल हुआ करता था जिसका इस्तेमाल वेटिकन ने भी किया। यूरोप के रेनेसो के दौरान इसे परमात्मा को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, पुंतोरमो की 1525 की सफ़र एटिमोस पेंटिंग, जिसमें इस सिंबल को दर्शाया गया, लेकिन बाद में 1600 में इस पर भी पेंटिंग के सहारे इसे छुपा दिया गया। लेकिन क्यों, एक और दिलचस्प सोर्स 1593 के द आइकॉनोलॉजिया से पता चलता है दी IONF प्रोविडेंस परमात्मा के तेज, उनके हर जगह होने और उनकी अपार शक्ति को दर्शाने के लिए बनाया गया था। इसका अर्थ स्पष्ट है कि कई देशों, सरकारों और गुटों ने इसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी इस्तेमाल किया ताकि वह धर्म के नाम पर लोगों पर नियंत्रण कायम कर सके। इसमें खास बात यह है कि जहां एक ओर यह लोगों ईश्वर की दया और आशीर्वाद को दर्शाने के लिए बना, वहीं इसे डर का औजार भी बना दिया गया। यह किसी को नहीं पता कि आखिर दी
ONF प्रोविडेंस बनाया किसने? लेकिन जिस किसी का भी यह आइडिया था, उसने पहले से ही चलते आ रहे कई धार्मिक एस्पेक्ट्स को लेकर इसे बनाए, जैसे कि ट्रायंगल या त्रिकोण का इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी में ट्रीटी ऑन ऑफ फादर एंड होली स्पिरिट को दर्शाने के लिए किया जाता रहा है। कुछ 100 साल पहले तक तो परमात्मा को भी इसी त्रिकोण के अंदर ही दर्शाया जाता था। पीछे से आती तेज किरणें परमात्मा के तेज ज्ञान और शक्ति के सिंबल्स हुआ करते थे। तो फिर द ONF प्रोविडेंस में तो सिर्फ एक आंख ही है, जिसका कोई जिस्म नहीं, कोई वजूद ही नहीं। परमात्मा को तो पहले कई और तरह से दर्शाया जा चुका है, जैसे कि वह बादलों पर सवार धरती की ओर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक आल सिंह आई के जरिए नहीं। कई लोगों का मानना है कि इस तरह का डिपिक्शन देखने वाले पर एक साइकोलॉजिकल असर छोड़ जाता है। कोई ऐसा है जो आपसे ज्यादा ताकत रखता है और आपकी जिंदगी के फैसले कर रहा है। ऐसा प्रकृति में भी देखा गया है, जहां इवोल्यूशन के द्वारा कई जानवरों के बदन पर स्पॉट्स आ जाते हैं, जो कि बाकी जानवरों के लिए खतरे या डर का संकेत बन जाते हैं। इंटरेस्टिंगली सारे लिस्ट फोटोग्राफर मैनरे कहते हैं कि द आई ऑफ प्रोविडेंस दरअसल उतना ही देखा है जितना कि वह हमें खुद दिखता है। कंस्पायरेसी थियरी से परे इस सिंबल या लोगों के पीछे गहरी हिस्ट्री है, जो हमें दुनिया के सबसे पहले रिलीजन तक ले जाती है। ईशा से 300 साल पहले सुमेरी नाम के एक गुट ने अपनी परमात्माओं को बड़ी बड़ी आंखों के साथ दर्शाना शुरू कर दिया। शायद इसकी मंशा लोगों में श्रद्धा बढ़ाना या फिर ऊपर वाले का डर पैदा करना था। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में लाबाबियर का 1789 का द डिक्लेरेशन ऑन ऑफ द राइट्स का मैन और ऑन ऑफ द सिटीजन में सबसे पहले द ONF प्रोविडेंस को ही डिस्कस किया गया है, जहां इसे आवाम पर एक चील की नज़र करार दिया गया। वहीं 1794 में ब्रिटेन के जेरेमी बेंथम ने आर्किटेक्ट विली रेवली से एक ऐसा डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जो कि एक नई जेल को रिप्रेजेंट कर सके, जहां हर एक कमरे की लगातार जांच पड़ताल हो सके। दिलचस्पी से जो डिज़ाइंस रेवली ने पेश किए, उनमें द आई का प्रोविडेंस भी शामिल था, जो कानून के 3 स्तंभों दया, इंसाफ और निगरानी को दर्शाने के लिए किया गया। इसके कुछ साल पहले ही 1782 में द ग्रेट सील ऑन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पेश किया गया। थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड जॉन एडम्स ने इस डिज़ाइन के लिए कई इनपुट्स दिए, लेकिन चार्ल्स थॉमसन, जो कि सेक्रेटरी ऑन ऑफ द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थे, उन्होंने द पिरामिड एंड ONF प्रोविडेंस का आइडिया पेश किया, जो कि ताकत और सत्ता को दर्शाते हैं। तो इस इतिहास और दिलचस्प वाक्य में इल्यूमिनाती कहाँ फिट बैठता है? 1776 में बवेरिया में जन्मा और 1787 में इसके बंद हो जाने की अफवाह है अब भुला दी जा चुकी है। ये बात स्पष्ट है कि यह सीक्रेट ग्रुप आज भी अपने कई कारनामों और कंट्रोवर्सी से अपने होने का एहसास दिलाता रहता है। खैर, इन सब बातों को समझने के बाद क्या दुनिया भर के ताकतवर, मशहूर और चेंज मेकर्स का इस सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल इस बात का सबूत नहीं है कि इल्यूमिनाती आज भी एक्शन में है? अगर है तो इसने किन खास इवेंट्स को अंजाम दिया है, या फिर इल्यूमिनाती के नाम पर सरकार गुनाहों पर पर्दा डाले रखने की कोशिश करती है? इंसान की फितरत है छोटी छोटी बात को अलग अलग नज़रिए से अपने मतलब निकालकर उसे बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना। किसी के बात करने के अंदाज से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक सभी को इंटरप्रेट और मिस इंटरप्रेट किया जाता है, और बड़े स्टेज के सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस भी इसके असर से दूर नहीं। अफवाहों को भी फैलने देर नहीं लगती। लेकिन जैसा कि अंग्रेज़ों में एक मशहूर कहावत है, देयर इज़ जो स्मोक विदाउट फायर, यानी बिना आग के धुआं नहीं हो सकता, वैसे ही दुनिया भर में कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट, एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की नज़र इल्यूमिनाती की सच्चाई को लोगों के साथ बांटने की कोशिश है। कई सालों से जारी रही है, और हो भी क्यों ना, ऐसे कई स्कैंडल, कंट्रोवर्सी और ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं जो देखने और सुनने वालों को यह सोचने पर विवश कर देते हैं कि ज़रूर उन हादसों के पीछे और बहुत कुछ है। पर्दे के पीछे कोई और भी मौजूद है जो एक कठपुतली के खेल की तरह इन इंसिडेंट को अंजाम दे रहा है। इसके बाद साल दर साल हर दशक में इल्यूमिनाती को ऐसे कई हिस्टोरिकल, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट से जोड़ा गया जिनका दुनिया पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है, और दिलचस्पी से ज़्यादातर वाक्य अमेरिका में ही देखे गए, जैसे वाटरगेट्स स्कैंडल, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या, हॉलीवुड के मशहूर एक्टर पॉल वॉकर की अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत, और इनके अलावा कई और सस्पेंसफुल हैपनिंग गौर से परखने पर एक्सपर्ट्स अपने शक की सुई सीधे सीधे इल्यूमिनाती पर ही खींचते हैं। क्या यह इंसिडेंट इस पावरफुल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की एक नई दुनिया बनाने की मुहिम है? चलिए जानते हैं। साल 1972 कुछ नकाबपोश चोर जो रात के अंधेरे में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में स्थित वाटरगेट कैम्प्लेक्स नाम की गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसते हैं। यह बिल्डिंग दरअसल डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का हेडक्वार्टर था। जब इस वाक्य का खुलासा हुआ तो खुद उस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को
अपनी रेपुटेशन, पॉलिटिकल कैरियर और प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ गया। खबर फैली कि वह चोरों का ग्रुप किसी सीक्रेट ग्रुप के ऑनर्स पर कुछ बहुत ही अहम और खुफिया कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चुराने बिल्डिंग में दाखिल हुआ, जो कि अमेरिका नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पॉलिसी से ताल्लुक़ रखते थे। इस स्कैंडल की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अदालत में पेश होने के बजाय प्रेसिडेंट निक्सन ने उस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना बेहतर समझा। पर क्यों? क्या देश की आम से ज़्यादा उन्हें इस सीक्रेट ग्रुप का डर था? कौन थे यह लोग जिन्होंने ये पेपर्स गायब करने के लिए हिम्मत की? कंस्पायरेसी थियरिस्ट का मानना है कि सदियों से हर एक यूएस प्रेसिडेंट इल्यूमिनाती के अधीन रहा है, तो निक्सन भी इसी दबाव के चलते इस स्कैंडल का हिस्सा थे। इन सवालों के जवाब लोगों को तब मिले जब इन्वेस्टिगेशन से आखिरकार जाहिर हो गया कि वाटरगेट महज एक पॉलिटिकल स्कैंडल ही था, न कि कोई बहुत बड़ी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने वाली कोई कंस्पायरेसी। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि निक्सन ने जानबूझकर लोगों के बीच इस इंसिडेंट में इल्यूमिनाती के होने की बात फैलाई हो, ताकि उनके पॉलिटिकल इरादों में लोगों की नज़र अड़चन न बने। मगर यह पहली बार नहीं था जब इल्यूमिनाती को कंस्पायरेसी का हिस्सा बनाया गया हो। ऐसा कई बार हुआ है। जैसे अगर हम दूसरे इंसिडेंट के बारे में बात करें तो साल 1815 में हुआ बैटल ऑफ वाटरलू यूरोप और दुनिया के इतिहास को बदलने वाला हादसा था। नेपोलियन बोनापार्ट पूरे यूरोप पर राज करने पर आमादा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जीत पक्की है। नेपोलियन के लगभग 70,000 और कॉलिशन के कुछ 1,20,000 फौजी जंग के मैदान में भिड़ गए और एक खूनी खेल शुरू हो गया। जंग का नतीजा यह निकला कि नेपोलियन को बुरी हार का सामना करना पड़ा और पैक्स ब्रिटेनिका नाम से चला। शांति का दौर यूरोप में आया। वाटरलू के बारे में ख़ास बात यह है कि कई लोग यह मानते हैं कि नेपोलियन की हार के पीछे भी इल्यूमिनाती का ही हाथ था, जिन्होंने उसकी फौजी के कई ऑफिसर्स को रिश्वत देकर खरीद लिया था। जहां नेपोलियन का यह मानना था कि वाटरलू में फतह कभी आसान नहीं होगी, वहीं उसकी नाक के नीचे उसी के जनरल्स खुफिया तौर पर दल बदल रहे थे और देखते ही देखते यूरोप की किस्मत ही बदल गई। मगर यहाँ एक बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि थ्योरिस्ट ने वाटरलू की जंग को भी इल्यूमिनाती से जोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉलीवुड फिल्मों के जरिए लोगों को कई मंजर दिखते हैं। हीरो के हैरत इंगेज कारनामे, दिल को छू जाने वाली फीलिंग्स और इमोशंस, और इन कहानियों के हीरो सुपरस्टार्स बन जाते हैं। पॉल वॉकर भी अपनी एक्शन फिल्म के जरिए एक ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। लेकिन 30 नवंबर 2013 को एक जानलेवा कार एक्सीडेंट में अचानक उनकी मौत होने से दुनिया भर में फैले उनके फैंस को सदमा तो लगा ही, उसके साथ ही उनकी मौत को एक्सीडेंट के बजाय एक सोची समझी साजिश भी करार दे दिया गया। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि वॉकर को इल्यूमिनाती के मेंबर्स ने ही एक ड्रोन स्ट्राइक से मार डाला, क्योंकि उनके हाथ इस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टॉप सीक्रेट खबरें लग गई थीं। हो सकता है कि अपनी फिल्मों की तरह ही उनकी मौत को भी किसी स्टंट की तरह ही दर्शाने की कंस्पायरेसी थियरिस्ट की यह प्लानिंग थी, जो सच्चाई से ज़्यादा एक कहानी ही लगती है। थियोरिस्ट की माने तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इल्यूमिनाती की ही एक सोची समझी साजिश है। ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाती का फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के साथ गहरा ताल्लुक था। यह मुहिम साल 1789 से 1799 यानी 10 साल तक चली, जिसके दौरान किंग लुई 16 की मौत हुई, पुरानी सत्ता का तख्ता पलट हुआ और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया गया। इन सब का पूरा क्रेडिट इल्यूमिनाती को ही दिया गया। जैसे एक पादरी अगस्टाइन बैरल ने इल्यूमिनाती पर सीधे सीधे आरोप लगाया और अपनी किताब मेमोआर इलस्ट्रेटिंग द हिस्ट्री ऑफ जैकोबिनिज्म में इसका खुलकर खुलासा भी किया। खैर, वक्त वक्त पर कई बार थियोरिस्ट सच के ऊपर पर्दा इल्यूमिनाती के नाम से डालने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे यह बात सच है कि इंसान ने चांद पर दशकों पहले ही कदम रख लिया था, लेकिन कई लोगों का यह भी मानना है कि यह मून लैंडिंग दरअसल फेक यानी कि ढकोसला था। रूस के स्पेस में स्पुतनिक को लॉन्च करने के साथ अमेरिका की आंखें अचानक खुली और स्पेस रेस की शुरुआत हो गई। वक्त की कमी के चलते ऐसा कहा जाता है इल्यूमिनाती ने हॉलीवुड डायरेक्टर स्टेनली कुब्रिक की मदद से इस मून लैंडिंग को एक सेट पर फिल्माया, जो कि नकली था। पर अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो इंसान का चांद पर कदम रखना उसके इतिहास की तब तक की सबसे बड़ी सफलता थी, जो कि नकली नहीं हो सकती थी। टेलीविज़न और लाइव न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग के दौर में करोड़ों लोगों ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर कदम रखते हुए देखा। जहां कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट इसे जुटलाने की कोशिश में लगे थे, वही लाइव टेलीकास्ट ने उन्हें ही जुटला दिया। आज जहां चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है, इस बात पर हंसी आना अनिवार्य है।
लेकिन कंस्पायरेसी थ्योरिस्ट को तो महज बहाना चाहिए। अफवाहें पनपती हैं और भुला दी जाती है, लेकिन कई ऐसी भी होती है जो लोगों में डर पैदा करने के लिए या किसी खास मकसद के लिए ईजाद की जाती है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इन मीथ को बस्ट कर दिया जाए, फिर चाहे उनके बारे में खुलेआम बात करने का अंजाम अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाना ही क्यों ना हो। सितंबर 11, 2001 इंसानी तारीख का एक ऐसा काला दिन जब टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के हुक्म से सुबह सुबह न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स और पेंटागन की बिल्डिंग में 3 कमर्शियल एयरप्लेन्स आ घुसते हैं और पलक झपकते ही 4000 लोगों की मौत हो जाती है, जो न सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया के लगभग हर देश के नागरिक थे। यह इतिहास में तब तक का हुआ सबसे बुरा टेररिस्ट अटैक था, लेकिन इस खूनी वाक्य के तारों को भी थ्योरिस्ट इल्यूमिनाती के साथ जोड़ने से चुके नहीं। अटैक के दूसरे दिन से ही इंटरनेट पर कंस्पायरेसी थियरीज का जैसे तांता सा लग गया, जिनमें ज़्यादातर शक इस बात पर डाला गया कि खुद ओसामा बिन लादेन ही इल्यूमिनाती का एक मेंबर था। उसका एक अरबपति परिवार से ताल्लुक़ रखना, आसानी से टेररिस्ट्स को अमेरिका भेजकर उन्हें कमर्शियल पायलट्स की ट्रेनिंग दिलवाना और 3 कमर्शियल प्लेन्स का इतनी आसानी से हाईजैक कर पाना लोगों को आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था। अफवाहें फैलने लगी कि बिना ऊंची पहुंच, खुफिया प्लानिंग और सोची समझी साजिश के किसी का भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटने पर ले आना मुमकिन नहीं था, और यह काम सिर्फ इल्यूमिनाती ही अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मंसूबों को पूरा करने के लिए कर सकती थी। लेकिन कई साल की रिसर्च और कोवर्ट इन्वेस्टिगेशन से यह साफ हो गया कि इल्यूमिनाती या उस जैसे किसी भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का इस आतंकवादी हमले के साथ कोई लेना देना नहीं था। थ्योरिस्ट को अपनी इंसेंसिटिविटी के लिए ऑनलाइन क्रिटिसिज्म का काफ़ी सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बर्बर खूनी हमले को एक सेंसेशनलिस्ट पब्लिसिटी के लिए आजमाना चाहा। इस लेवल पर हुआ खून खराबा स्कैंडल और किसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कहीं ज़्यादा सीरियस और बड़ा इशू था। इन सब एग्जाम्पल्स को महज थियरीज नहीं कहा जा सकता। यह मिथ है जो कि इल्यूमिनाती की सच्चाई के साथ ही जन्मे है। हज़ारों सालों से दुनिया में धर्मों के बीच चल रही सत्ता के लिए खींच मार इन अफवाहों को और टूल देती रही। और क्यों नहीं, जबकि इल्यूमिनाती को बनाया ही पुरानी सोच को एक नए रास्ते यानी वर्ल्ड ऑर्डर के साथ बदलना था। वही इल्यूमिनाती पर रेसिस्ट होने का भी इल्ज़ाम लगा चुका है। ऐसा कहा जाता है कि सिंगर व्हिटनी ह्यूस्टन को उनके बाथ टब में ही डुबोकर मार डाला गया, वह भी हॉलीवुड के कई नामी ग्रामी लोगों के सामने जो उसकी रूह को कैद करना चाहते थे। ये मजाक नहीं है तो और क्या हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो यह पता चलता है कि एक नज़रिए से यह बात अमेरिका में सदियों से चले आ रहे रंगभेद या रेसिज्म के विरुद्ध आग लगाने के लिए फैलाई गई अफवाह ही थी, जिसमें सच तो दूर व्हिटनी की लेगसी, पॉपुलैरिटी और मौत के साथ खिलवाड़ ज़्यादा था। ठीक इसी तरह जब हम प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन और माइकल जैक्सन को लेकर फैली कई बातों और स्कैंडल के पीछे के प्रूवन फैक्ट्स को परख कर समझते हैं, तो पता चलता है कि यह महज अफवाहों के अलावा कुछ नहीं, जो इन दोनों आइकन्स की लेगसीज को गलत पेश करती है। यह बात आज सिद्ध हो चुकी है कि कैनेडी की हत्या उनके पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को लेकर मतभेदों की वजह से की गई थी, और माइकल जैक्सन की मौत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी। पर वह कहते हैं, न हर एक्शन का एक ना एक रिएक्शन ज़रूर होता है। ऐसे ही 9/11 के ठीक बाद ही कई अफवाहें ने एक ओनल पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर इशारा करना शुरू किया, जो बर्बर है और जिसके खूनी मंसूबे अब साफ है। इंटरनेट पर डेडिकेटेड चैट रूम बनने लगे जो 24 घंटे लोगों और इवेंट्स पर नज़र रखने लगे, और कई लोगों का यह भी कहना था कि इल्यूमिनाती के ग्रैंड मास्टर्स आपस में कोड्स के जरिए मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि बच्चों के कार्टून्स में भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ इल्यूमिनाती का कंट्रोवर्सी के साथ हमेशा से आग और धुएं का रिश्ता रहा है। एक दूसरे के बिना इन दोनों का कोई वजूद ही नहीं है। इल्यूमिनाती एक खुफिया सोसाइटी है, ठीक उसी तरह जैसे फ्रीमेसन्स और प्रायरियन ऑफ साइन भी है। कभी धर्म के नाम पर, तो कभी सत्ता, ताकत और फायदे के नाम पर, कभी पॉलिटिक्स, तो कभी प्रोग्रेस का आसरा लेकर कहीं इल्यूमिनाती भी पर्दे के पीछे से वाकई कोई खेल तो नहीं खेल रही है, या फिर इल्यूमिनाती की तरह और भी सीक्रेट सोसाइटीज़ का इनमें कोई हाथ है। इल्यूमिनाती की तरह ही इतिहास में हमें और सीक्रेट सोसाइटीज़ के होने और उनके ऑपरेशंस के सबूत मिलते हैं। इसके सबूत भी हमें कई किताबें और आर्टिकल्स के ज़रिए देखने को मिल जाते हैं। इनमें अगर बात करें तो दी दा विंची कोड नाम की यह किताब है, जिसमें प्रायरी ऑफ साइन नाम के ग्रुप का साफ उल्लेख मिलता है, जो कि साल 1099 ईस्वी में बनाया गया। इस एलीट ग्रुप के मेंबर्स में आइजैक न्यूटन, विक्टर ह्यूगो और लियोनार्डो डा विंची जैसे महारथी शामिल है,
दा विंची कोड के अनुसार प्रायोरिटी ऑफ साइन का अहम मकसद इस सच्चाई का खुलासा करना था कि जीसस क्राइस्ट मेरी मैकडॉलिन से शादी कर चुके थे और उनके साथ बच्चे भी थे। फिर इन बच्चों ने फ्रेंच राजाओं के मेरोविंजन वंश के साथ शादी की और ये होली ब्लड लाइन आज तक बरकरार है। इस किताब में प्रायरी ऑन ऑफ साइन के शुरुआती दौर में नाइट टेम्पलर नाम के मिलिट्री ग्रुप के मैकडॉलिन के अवशेषों को छिपाने, उनके बलिदानों और चर्च के उन पर किए अत्याचारों की कहानी सबूत के साथ पेश की गई है। जहां एक तरफ इस किताब और इस पर बनी हॉलीवुड की फिल्म में जो दावे किए गए हैं उन्हें हिस्टोरियन और एक्सपर्ट्स ने जालसाजी करार दिया है, वहीं कई यह भी मानते हैं कि होली ब्लड लाइन को हिफाजत से रखने वाले आज भी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं। कई लोग यह कहते हैं कि जीसस ने मेरी मैगडलिन या किसी और से शादी नहीं की थी और उनके मैकडलिन या किसी और के साथ बच्चे नहीं थे। शुरुआत से ही चर्च इस बात को छुपाने का प्रयास नहीं कर रहा था, क्योंकि दरअसल इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं थी। यह प्रायरी ऑन ऑफ साइन के साथ जुड़ी एक कंट्रोवर्सी ही थी, जिसे लेखक डन ब्राउन के साथ ही और लोगों ने यीशु के वर्जिन बर्थ पर सवाल उठाने के लिए इजाद किया। समय के साथ क्योंकि यह कंट्रोवर्सी लोगों के धर्म, उनके विश्वास और उनके परमात्मा पर सवाल उठा रही थी, इस बात ने काफ़ी टूल पकड़ा और इंटरनेट के साथ इसने कई चैट रूम, अल्टरनेट थिंक टैंक्स और फोरम को शुरू किया, जहां ट्रुथ वर्सेस लाइज की अनगिनत डिबेट शुरू हो गई। आज कोई भी यह साफ साफ नहीं बता सकता कि प्रायरी ऑन ऑफ साइन आखिर एक रियलिटी है या नहीं। खैर, प्रायरी ऑन ऑफ साइन इकलौती सीक्रेट सोसाइटी की लिस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि सीक्रेट हैंडशेक से लेकर अपने अजीब कायदे कानून के कारण फ्रीमेसन्स को भी कई बार शक की नज़र से देखा गया है। यह एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया ग्रुप है। इसमें दुनिया भर के कुछ 60 लाख लोग मेंबर्स हैं, जिनमें से 2 लाख सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में ही है। अपने शुरुआती दौर में कभी सिर्फ पुरुषों के लिए ही बने, इस खुफिया ग्रुप में आज औरतें भी शामिल हैं। इस बात से ताज्जुब नहीं होता कि ज़्यादातर फ्रीमेसन्स अपने मकसदों को खुलेआम डिस्कस नहीं करते, लेकिन इनमें सबसे आम चैरिटी वर्क है, जिनकी मदद से पिछले साल ही 33 मिलियन पाउंड को गरीबों को मदद और उनकी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल में लाया गया। कहा जाता है कि इस सोसाइटी के रिचुअल्स टॉप सीक्रेट है और किसी को भी इन्हें किसी के साथ भी शेयर करने की इजाज़त नहीं है। इनके किंग सोलोमन के साथ और कुछ हद तक धार्मिक अस्तित्व के साथ ताल्लुक़ रखने की बातें भी कही गई हैं, लेकिन आमतौर पर एक नई प्रोग्रेसिव सोच को बढ़ावा देना इस ग्रुप का अहम मकसद बताया गया है। यूके में ही कुछ 4700 फीमेल फ्रीमेसन्स और 2 लाख मेल फ्रीमेसन्स है जो लॉज नाम के मंदिर में रहते हैं। ये सदियों से चलती आ रही प्रथा के तहत है। जब पहले के कारीगर किसी चर्च या कैथेड्रल में मिलते थे, ये मंदिर पुराने इलाकों के नक्शे और सरहदों के हिसाब से बातें होते हैं। फ्रीमेसन्स का पहनावा अक्सर एप्रिंस होता है, जो पहले के कारीगर पहनना करते थे, क्योंकि इसकी मेंबरशिप के फाइनल स्टेज में कड़ी पूछताछ की जाती है। इस स्टेज को 3rd डिग्री भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक सीक्रेट सोसाइटी के कुछ जाने माने मेंबर्स में सर विंस्टन चर्चिल, सर आर्थर कॉनन डॉयल, किपलिंग और ऑस्कर वाइल्ड रह चुके हैं। दोस्तों, ये तो बस सीक्रेट सोसाइटीज़ के बारे में जानने की शुरुआत है। ऐसी कई और सोसाइटीज़ ने हमारी दुनिया पर कब्जा कर रखा है। आपको जानकर ताज्जुब हो सकता है कि अमेरिका की टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी एजेंसी CIA के बनने के पीछे दी ऑनर्डर का स्कल एंड बोन्स नाम की सीक्रेट सोसाइटी के हाथ होने की अफवाह है। यह ग्रुप येल यूनिवर्सिटी में बना था और शुरुआती दौर में इसका नाम था ब्रदरहुड ऑफ डेथ, जो कि अमेरिका की सबसे पुरानी स्टूडेंट सीक्रेट सोसाइटीज़ में से एक थी। इसका जन्म साल 1832 में हुआ और मेंबरशिप सिर्फ चंद एलिट को ही मिलती थी। कहते हैं कि यह ग्रुप आज भी फ्रीमेसन्स के रिचुअल को अपनाता है। इसके मेंबर्स हर गुरुवार और रविवार को एक खुफिया जगह पर मिलते हैं, जिसे तुम्ब कहते हैं। अमेरिका के दोनों प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर और जॉर्ज बुश जूनियर इस सोसाइटी के मेंबर थे, जहां एक कंट्रोवर्सी के चलते इस ग्रुप को CIA को बनाने के लिए अहम माना जाता है। CIA ने अपने 2007 के एक बयान में यह साफ किया कि उनका इस सीक्रेट सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कई यह मानते हैं कि यह सिर्फ घोटाले से बचने की एक चाल थी और इस सोसाइटी की कई नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज में भागीदारी है। इसके अलावा नेक्स्ट सीक्रेट सोसाइटी है कू क्लुक्स क्लैन, जिसे आज इंसानियत के नाम पर धब्बा माना जाता है। इस सीक्रेट रेसिस्ट सोसाइटी ने अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान कन्फेडरेट आर्मी के जरिए ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन पर अत्याचार, उनकी हत्या, बलात्कार, शोषण और गुलामी शुरू कर दी। हालांकि यह प्रोहिबिशन के दौर में इनएक्टिव हो गई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस सोसाइटी के रिएक्टिव होने की भी खबर आई थी और आज भी इसे कई रेसिस्ट और एंटी कलर ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
इसी प्रकार कई और सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं जिन्हें कभी क्राइम तो कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग, कभी असैसिनेशंस तो कभी इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आज के डिजिटल इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे में कई ऐसे ऑनलाइन फोरम पर एक्सपर्ट्स इस बहस में छिड़े हुए हैं कि दुनिया में पैसे, सत्ता, वर्चस्व, फायदे और राज का खेल सरकारें इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ के जरिए ही लोगों की जान दांवों पर लगाकर खेलती आई है। एक बात स्पष्ट है, जैसे कि एक झूठ को 1000 बार दोहराने से झूठ सच नहीं हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 1000 अफवाहों में एक सच तो होता ही है। इल्यूमिनाती को लेकर कई सवाल आज भी बिना जवाब के इस दुनिया में बने हुए हैं, जैसे क्या इल्यूमिनाती आज दुनिया पर राज कर रही है? अगर हाँ, तो इस सोसाइटी के मेंबर्स कौन हैं? आज के टाइम की जिंदगी के सक्सेसफुल अचीवर्स, बिलियनर्स, पावरफुल पॉलिटिशियंस, मीडिया मैग्नेट्स, देश के प्रेसिडेंट या लीडर्स क्या है? इनका मकसद क्या है? उनकी मंशा कैसा होगा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या इन चेहरों पर से कभी नकाब उठेगा? कौन करेगा ऐसी हिम्मत? कुछ भी हो, इन जैसे कई सवालों, अफवाह हो, अलग अलग नज़रियों और सच्चाइयों का दरअसल नाता एक ऐसी बात से है जिसका उल्लेख आरंभ में हो चुका है, यानी मैनिपुलेशन। क्या इल्यूमिनाती मुझे, आपको, हम सबको मैनिपुलेट कर रही है? चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की फैक्ट्री है जहां हर किस्म की चीज़ें बनती है और दुनिया भर में बिकती है। चीन एक बहुत ही केयरफुल, कंट्रोल्ड देश है। कहते हैं कि दुनिया भर के सीसीटीवी कैमरास के मुकाबले चीन में ज़्यादा सर्विलेंस कैमरास और टेक्नोलॉजी चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। मकसद साफ है, लोगों पर कड़ी निगरानी और उनकी ज़िंदगी के हर एक पहलू की सरकार तक खबर पहुंचाना। कामयाबी के साथ साथ अक्सर इंसान के मन में डर भी बैठ जाता है। चीन के इस डर को इल्यूमिनाती के तरीकों से मिलाकर देखें तो यह दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं। इल्यूमिनाती के निशान ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में पाए जाते हैं। यह वह देश है जो G8 का हिस्सा है, अमीर है और विकसित है, और सबसे दिलचस्प बात यह कि यह सभी एक फ्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में धर्म लगभग बैन कर दिया गया है। किसी भी धार्मिक चिन्ह को पहनने से सख्त मनाही दी जा रही है। इल्यूमिनाती को फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो क्या चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के सरकारों को यकीनन एक सीक्रेट, ओनल, पावरफुल सोसाइटी चला रही है? शुरुआत में एक सवाल उठा था कि क्या कोई बता सकता है कि किसी देश की सरकार या सत्ता वोट देने वाले आम लोग दे रहे हैं, या फिर उन्हें खास फैसले लेने के लिए उकसाया और मजबूर किया जा रहा है? इसी खेल को ही तो मैनिपुलेशन कहते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया बंटी हुई है, कहीं धार्मिक लकीरों के कारण तो कहीं इकोनॉमिक डिस्पर्टी, रेसिज्म और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से। लेकिन क्या यह फूट आपसी फायदे के लिए इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटीज जानबूझकर लोगों में डाल रही है? फ्री मैसन्स और प्रायरी ऑन ऑफ साइन की रिलीजन के खिलाफ मुहिम हो, या इल्यूमिनाती की एक नई दुनिया कायम करने की? इसमें कोई शक नहीं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस ने दशकों से लोगों की सोच, उनके बिलीफ सिस्टम और जिंदगी जीने के ढंग में ऐसी तब्दीली लाई है कि ना चाहते हुए भी आज वह ठीक वही कर रहे हैं जो कि उनके आका चाहते हैं। दुनिया आज दिन ब दिन और श्रिंक होती जा रही है, और प्राइवेसी वैसे भी आजकल कम हो गई है। आपके डिजिटल ट्रेसेस से लेकर आपकी गाड़ी के चालान तक सबकी खबर अथॉरिटीज़ को है। तो इन हालात में इल्यूमिनाती जैसी सीक्रेट सोसाइटी का वक्त आने पर किसी भी आम इंसान की ज़िंदगी को कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बात तो यह भी जाहिर है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी हर एक डिटेल का पता लगाना इल्यूमिनाती के लिए बच्चों का खेल है। इल्यूमिनाती कुछ भी कर सकती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट तय कर सकती है, यूरोप की सत्ता पलट सकती है, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग करवा सकती है, और यहाँ तक कि पॉलिटिकल असैसिनेशन तक करवाने की वह ताकत रखती है। क्या पता उनकी नज़र अभी यहीं पर हो तो क्या होगा? अगर उनके मंसूबों को एक दिन किसी ने बेनकाब कर दिया तो क्या होगा? मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही प्रोत्साहन मुझे और मज़ेदार कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे भी मेरी कहानी पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।